शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड। कोई भी चुनावी पार्टी यदि वो चुनाव लड़ना चाहती है तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है। वो चुनाव चिन्ह कौन अलॉट करेगा, ठीक है, कौन उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है, इसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं। हाल ही में हमने एक घटना देखे थे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई। अब क्या होता है, शिवसेना के कुछ जो विधायक होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी को, और इसके बाद वो एक अलग पार्टी बना लेते हैं, मतलब अलग पार्टी नहीं कहना चाहिए, बीजेपी के साथ में मिलकर के सरकार बना लेते हैं। तो यहाँ हमें समझने की कोशिश करना है कि कौन कौन से कानून इलेक्शन कमीशन की तरफ से तय किए गए हैं, ठीक है, चुनाव चिन्ह को लेकर के। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सिंबल और जो पार्टी का नेम है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। एंड अलॉटेड न्यू एंट्री नेम्स एंड सिंबल टू बोथ ऑफ फैक्शंस ऑफ द पार्टी। उस टाइम में मुद्दा ये काफ़ी गरमाया था। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, जब दोनों पार्टी उसके सामने आई, एक तो शिंदे और दूसरी उद्धव ठाकरे, दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह उन्होंने दे दिया। इसके बाद केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट। ये जो ऑर्डर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कानून का प्रयोग किया था जिसका नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इस कानून के माध्यम से ही दोनों पार्टियों को ईसीआई ने अलग अलग सिंबल दिए। ऑलरेडी से जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोक लगा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पार्टी सिंबल को लेकर के। चुनाव चिन्ह रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इस कानून के माध्यम से ईसीआई को पावर मिल जाती है। ये कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मतलब ये कानून किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, और अलॉट किया जाता है सिंबल इसी कानून के माध्यम से। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसका उद्देश्य है स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना, रिजर्वेशन देना, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एट इलेक्शंस इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो चाहे वो संसद में है कोई पार्टी या फिर वो विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है, तो दोनों के लिए जो है सिंबल को अलॉट करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। फिर पैराग्राफ 15 को हमें समझने की कोशिश करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है डिस्प्यूट को अमंग राइवल ग्रुप्स और सेक्शन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्टैकिंग क्लेम्स टू इट्स नेम एंड सिंबल। जब भी दो पार्टियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा सिंबल को लेकर के, नाम को लेकर के, तो उस समय में सुनवाई कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। इलेक्शन कमीशन केवल मात्र एक ही अथॉरिटी ऐसी अभी तक है, उसका नाम क्या है, इलेक्शन कमीशन। वो इस इश्यू को डिसाइड करती है, ठीक है, या तो कोई मर्जर करना है या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया है उस टाइम में। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था इसकी वैलिडिटी, मतलब अपहेल्ड करना मतलब बरकरार रखना, इन सादिक अली एंड अनदर वर्सेस ईसीआई इन 1971। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी चुनाव चिन्ह को लेकर के। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, बचे हुए जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम जो है शिवसेना जो कि मेन पार्टी है उससे अलग हो जाए, हमारा अलग एक चुनाव चिन्ह आ जाए। दूसरी नंबर की बात यह है, उनको ये भी डर था कि यदि देखिए इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर रहा था उससे उनको ये डर लग रहा था कि हमारी पार्टी की जो संपत्ति है वो शिंदे की गवर्नमेंट छीन लेगी, इनको ये डर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को
इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था वो क्या था, गिविंग सेना नेम टू शिंदे, क्योंकि अब जो शिवसेना है किसके पास चली गई है, शिंदे के पास चली गई है। अब इसको लेकर के उद्धव ठाकरे कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इस चीज़ से अब उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है शिवसेना जो नाम है पार्टी का जो शिंदे को दिया जा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दिया है उद्धव ठाकरे के डर को, ठीक, उद्धव ठाकरे की याचिका को कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है इस ऑर्डर का इम्पैक्ट पड़ने वाला है पार्टी की प्रॉपर्टी में, इसके साथ साथ में बैंक अकाउंट में। अपेक्स कोर्ट गिव्स 2 वीक्स टू शिंदे एंड पोल पैनल टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेस। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया है, 2 वीक का टाइम पीरियड दिया है शिंदे की गवर्नमेंट को भी अपना रिस्पॉन्स दाखिल करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी टाइम पीरियड दिया है कि आप अपना आंसर लिखिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड, शॉर्टकट में इसको हम IMF बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में कहा जाता है। तो जो IMF है एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसमें 190 मेंबर कंट्रीज हैं, ईच ऑफ विच हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस। इसमें एक बात यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि भारत का रिप्रेजेंटेशन इस संगठन में कितना रहेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस कितना है। इसका मतलब ये हो गया जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में उनके पास में मोस्ट वोटिंग पावर होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि जो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है ग्लोबली उसको बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाना, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना पूरे विश्व भर में, इसके साथ साथ में मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए पॉलिसी एडवाइस और फाइनेंसिंग का काम करना। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। तो जो एक्सचेंज रेट है, जैसे कि $1 के लिए भारत को 70 से 80 रुपया खर्च करने पड़ते हैं, तो ये जो एक्सचेंज रेट है इसको प्रमोट करने का काम भी जो है IMF करता है। इसके साथ साथ में इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है उसको बढ़ावा देने का काम भी IMF की तरफ से किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या इतिहास रहा है। तो IMF जिसको हम जो है आल्सो नॉन एज द फंड, शॉर्टकट में इसको फंड भी बोलते हैं, ठीक है, इसका उद्भव, इसकी कल्पना की गई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर, ब्रेटन वुड्स में, ये पड़ता न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट, जुलाई 1944 में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एज ए फंड के रूप में कल्पना की गई थी जुलाई 1944 में यूनाइटेड स्टेट न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद जो 44 कंट्रीज़ हैं इस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने एक फ्रेमवर्क लेकर के आया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ताकि हम अवॉइड कर सकें रिपीटेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूशन, ठीक है, जो कंपटीशन है वो कम होते जा रहा था उसको रोकना था। इसके साथ साथ में इसी के चलते चलते ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में आया था उससे कैसे करके हम उभर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ उपाय किए गए थे। कंट्रीज़ वर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप, कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि इसके योग्य नहीं हैं, तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अनलेस दे वर मेंबर्स ऑफ IMF। तो देखिए, तो 2 जगह का आप सदस्य जब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप IMF के मेंबर नहीं बन जाते। IMF एज पर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट की यदि हम बात करें तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद, जिसको हम सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं,
जो कि कोलैप्स हो गया था 1971 में। आईएमएफ ने प्रमोट किया था सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। ठीक है, अभी जो एक्सचेंज रेट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहता है उसमें रुपया और डॉलर हम देखते हैं कि डेली डेली के हिसाब से देख रहे हैं, कभी डॉलर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, कभी कम हो जा रहा है। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के चलते चलते ही होता है, मार्केट पर आधारित होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट फेल हो गया, फिर हम लेकर आए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन कंट्री अपने आप में फ्री हैं कि वो अपने एक्सचेंज एग्रीमेंट अरेंजमेंट को चुन सकती हैं, मीनिंग दैट मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंसीज रिलेटिव टू वन अनदर। दिस सिस्टम कंटिन्यूज टू बी इन प्लेस इन टुडे। और ये जो सिस्टम है आज भी हमारे मार्केट सिस्टम में मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं प्रमुख बातों को। तो न्यूज़ में जो बताया जा रहा है वो ये है, इंडिया का जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से यदि हम देखें तो इंडिया कंट्रीब्यूट करने वाला है 15% ग्लोबल ग्रोथ का 2023 में। 2023 में जितनी भी ग्लोबल ग्रोथ होने वाली है उसका 15% हिस्सा किधर रहेगा, इंडिया के पास रहने वाला है। ये एक ग्राफ है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितनी की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा, 6.8 से। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.1% के हिसाब से वृद्धि करेगा। और वहीं विश्व की बात करें पूरा वर्ल्ड तो 2022 में 3.4% के हिसाब से और 2023 में 2.9% की वृद्धि हमें विश्व भर में देखने को मिलने वाली है। अगली खबर हम देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश से आई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। मेडिकल कोटा दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा मेडिकल कॉलेजेस, ठीक, कहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस में, फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे देखिए आप यदि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए सरकार आपके लिए सीट रिजर्व करके रखेगी। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए फैसिलिटी नहीं होने वाली है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करेगी रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अनाउंसिंग दिस इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे। इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में वेडनेसडे के दिन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उनका कहना है ये जो कदम हम उठा रहे हैं इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो कि पुअर सेक्शन से आते हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज में हम दाखिला दिला सकें। द एलिजिबिलिटी वुड बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस कास्ट ऑफ द बेनिफिशरीज, ही एडेड। मिस्टर चौहान सेड द गवर्नमेंट वुड पे द फीस फॉर द बेनिफिशरीज। और अच्छी बात यह है कि ये जो लाभार्थी हैं इनकी फीस को भी पेड करने वाली है शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पॉपुलर मलयालम एक्टर और एंकर सुबी सुरेश की डेथ हो गई है। ठीक है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। पॉपुलर मलयालम एक्टर और टेलीविज़न की एंकर सुभी सुरेश की डेथ हो गई है वेडनेसडे के दिन। 41 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अब सोचिए कितनी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो लीवर इनका फेल हो गया था, इसी के चलते चलते इलाज चल रहा था और इसी से इनकी डेथ हुई है। इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और जो यूनिक डायलॉग डिलीवरी है, इसी के चलते चलते ये टेलीविज़न के वर्ल्ड में एंटर करती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। वो उन्होंने एंटर किया था बिग स्क्रीन में, किसके माध्यम से, कनक सिंहासनम 2006 में इनकी एंट्री होती है बिग सिनेमा में। इसके साथ साथ में इनकी कुछ मूवीज़ हैं जिन्होंने इन्होंने जो है एक्टिंग किया था, जिसमें ड्रामा है और पंचवर्थाथ, कालिदा रमन और ये है कौन सा, ठस्कर लहाला एंड हैप्पी हस्बैंड्स। ये इनके प्रमुख प्रमुख काम हैं, इनको हमें याद रखना है। ठीक है,
और कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, इसलिए मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। इसे मोहिनी भी कहा जाता है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम, मोहिनी, और पूरा नाम क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है भगवान विष्णु का एक अवतार। मूल रूप से जो डांसर्स होती हैं ना, उनके द्वारा किया जाने वाला ही ये नृत्य होता है। इसमें पैरों की थाप नहीं होती है, कदम ताल सौम्य होती है। विष्णु के स्त्रैण मतलब स्त्री की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। प्रस्तुतिकरण की बात करें तो इसमें सिंगल डांस होता है। नृत्य में लास्य पहलू, जिसको सौंदर्य और लालित्य कहते हैं, फिर कथकली के उत्साह के साथ साथ भरतनाट्यम का लालित्य और कोमलता का समावेश, मतलब कथकली और भरतनाट्यम दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इसे पुनर्जीवित किया था। मोहिनी अट्टम कितना पुराना है तो देखिए, मझ मंगलम नारायण नंबूदरी द्वारा 1709 में लिखित व्यवहार माला में इसका उल्लेख किया गया है। बाद में कवि कुंजन नंबियार द्वारा लिखित घोष यात्रा में भी इसका उल्लेख है। वाद्य यंत्र की बात करें तो क्या क्या चीज़ चाहिए, इसमें हमें चाहिए इडक्का जो कि मुख्य है, फिर चाहिए मृगंदम, वीणा, बांसुरी और कुज्जी तालम, या फिर जिसको हम मंजीरा बोलते हैं। इसमें जो साड़ी पहनी जाती है वो कसावू साड़ी पहनी जाती है। श्वेत और धूमिल सफ़ेद रंग मुख्य रंग रहते हैं, और सुनहरी रंग के बेलबूटे की डिजाइन इसमें देखने को मिलती है। घंटियों की चमड़े की पट्टी आप देखेंगे पैर में हमें पहनने को दिखाई देती है। फिर आ जाता है अटवकुल या फिर अटावुस, 40 मूल नृत्य गतियों का संग्रह माना जाता है। अब इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आई उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कनक रेले, ठीक है, कनक रेले पद्म भूषण और पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। 85 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। सिनेमा जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पॉपुलर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के चलते चलते इनकी डेथ हुई है। इन्होंने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। इनके बारे में कुछ और जानकारी हम देखने वाले हैं। कनक रेले मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट, इनको अवार्ड किया गया था पहला गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से। तो जो पहला प्राप्तकर्ता कौन थे, कनक रेले थे। इनका जन्म हुआ था शिवदास एंड माधुरी इन 1937। बॉर्न टू शिवदास एंड माधुरी इन 1937। शिवदास और माधुरी के घर में इनका जन्म हुआ 1937 में। डॉक्टर रेले 85 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अपना चाइल्डहुड वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में बिताया था। 7 साल की उम्र में डॉक्टर रेले ने अपना कदम रखा था कथकली में। इनके गुरु थे गुरु करुणाकारा पानिकर। फिर द गुजरात बॉर्न क्रॉस्ड मैनी ऑब्स्टेकल्स एज सी वाज इनिशिएटेड इनटू मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑफ कथकली। अब आप ये सोचिए इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य ये गईं और इन्होंने उस जगह कदम रखा जो कि मेल डोमिनेटेड एरिया था, कथकली। पहले यहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा हुआ करता था। इनकी ट्रेनिंग के दौरान ए नेगिंग पेन, पैर में दर्द होना, इन हर लेग एट द एज ऑफ 10 वाज डायग्नोज्ड एज ए पोलियो। उस टाइम में जो पैर दर्द हो रहा था तो उसकी पहचान करी गई थी, इनको पोलियो हो गया। लेकिन इन्होंने ओवरकेम कर दिया, मतलब इस दर्द को भी पार कर लिया अपने डेडिकेटेड डांस प्रैक्टिस से। फिर 1973 में डॉक्टर रेले ने इस्टेब्लिश किया था नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, ठीक है, जहाँ पर ऑफरिंग किया जाता है, पेशकश किया जाता है अंडर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को पीएचडी डिग्रीज एफिलिएटेड टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें एफिलिएशन किसका था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का था। 2022 में डॉक्टर रेले ने रिलीज़ किया था एक बुक जिसका नाम था मी एंड माई मोहिनी अट्टम।
विच गेव ए पीक इनटू हर लाइफ विथ बायोग्राफिकल नरेशंस बाय हर नीस। ठीक है, तो जो नीस यूज़ किया गया है वो है उनकी भतीजी राधा कम्बाती। इनकी ये किताब है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस किताब का नाम आपको याद रखना है, मी एंड माई मोहिनी अट्टम, 2022 में। किसके द्वारा? कनक रेले के द्वारा। इसके बाद इन्होंने एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया था उनके खुद के द्वारा, बाय अर्निंग हर पीएचडी इन डांस। डांस में इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, इंडिया में पहली बार ऐसा कोई करने वाला कौन था? कनक रेले था, 1977 में। हर डॉक्टोरल थीसिस वाज टाइटल्ड मोहिनी अट्टम, ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। 2013 में इनको पद्म भूषण प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद वाली न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए हमें सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग के बारे में समझना होगा। कार्बन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है और इसका जो ट्रेड है आज के टाइम में कैसे हो रहा है। कार्बन ट्रेडिंग से सीधा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार। कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की एक योजना है कि कैसे करके हम कार्बन के एमिशन को कम कर सकते हैं। मतलब किसी देश द्वारा किए गए कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का एक प्रयास है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए हम मुद्रा से जोड़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साल 2015 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन 9040 मिलियन मीट्रिक टन चीन के द्वारा किया जाता है, 4997 अमेरिका के द्वारा, 2066 भारत तीसरे नंबर के स्थान पर है। मतलब दुनिया में प्रति व्यक्ति कार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन अमेरिका में होता है। विश्व के सभी देशों द्वारा की जा रही औद्योगिक गतिविधियों के कारण विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी कारण से हमारी धरती गर्म होते जा रही है। तापमान की इस वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान देती है CO2, इसलिए हम चाहते हैं कि CO2 का उत्सर्जन कम से कम हो। कार्बन का उत्सर्जन उन देशों में ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है। इसी कारण से विकसित देशों द्वारा कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन किया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी ट्रीटी है, संधि है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व को विकसित और विकासशील देशों को बाध्य कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे तंत्र बनाने की कोशिश करी थी। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने मापदंड और मानदंड निर्धारित करे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने की एक योजना है। मतलब किसी देश के द्वारा CO2 उत्सर्जन को कंट्रोल करने का एक प्रयास है, जिसके लिए इसको हम डायरेक्ट लिंक कर देते हैं मुद्रा के साथ में। इसके लिए क्योटो संधि में कुछ तरीके बताए गए हैं जिसको हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग मतलब CO2 का ट्रेड। अब क्योटो प्रोटोकॉल में पहला तरीका क्या बताया गया है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक को डेवलप करें, यहाँ पर आप अपना पैसा फंसाइए, फिर मार्केट से कार्बन क्रेडिट आप खरीद लीजिए। मतलब अगर विकसित देशों की कंपनी खुद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं ला सकी तो विकासशील देशों से कार्बन क्रेडिट खरीद लें। क्या कहा गया है? यदि अमेरिका जैसे देश, यहाँ की जो कंपनी हैं, खुद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी नहीं ला रही हैं, तो उनको क्या करना होगा? विकासशील देशों से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चूँकि भारत और चीन जैसे देशों में इन गैसों का उत्सर्जन कम है, इसलिए यहाँ कार्बन क्रेडिट का मार्केट काफ़ी बड़ा है। कार्बन क्रेडिट पाने के लिए कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट लगाती हैं जिनसे हवा में मौजूद CO2 में कमी आए, या फिर कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक के माध्यम से अपना औद्योगिक गतिविधियां जारी रखें।